व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है टाइडल वेव। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही हैं और इनकी वजह भी हम इंसान ही हैं। और ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। कहानी शुरू होती है और हमें कुछ मछुआरों को दिखाया जाता है जो कि हिंद महासागर में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन उनको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि वो इस समय कहाँ पर खड़े हैं। यहाँ साल चल रहा है 2004 का और ये वही समय है जब नॉर्थ कोरिया में 50 से ज़्यादा बार भूकंप के झटकों को महसूस किया जा रहा है। और इसी लहरों में लोगों की बोट फंस जाती है और फ़ौरन इस बात की जानकारी रेस्क्यू टीम तक पहुंचती है और वो सभी को बचाने में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक मछुआरा एक बॉक्स के नीचे फंस जाता है और अब उसका वहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल था। और वो आदमी भी इस बात को समझ चुका था कि वो बच नहीं सकता, इसलिए वो अपने साथी से कहता है कि मेरी जान मेरी बेटी में बसती है और तुम उससे वादा करो कि उसका ख्याल रखोगे। उसका साथी उसे वादा करता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और इसके बाद सारे लोग उसे मजबूरन छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। उसका दोस्त उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, लेकिन अब उसे बचाया नहीं जा सकता और देखते ही देखते समुंदर की लहरें उसे अपने अंदर समा लेती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम चोई नाम के आदमी को देखते हैं जिसके बेटे का दांत टूटने वाला है, लेकिन वो अपनी कलाकारी दिखाता है और उसके मुंह में एक धागा बांध देता है। और तभी उसका दोस्त आके फौरन बाहर चलने को बोलता है और ये सुनकर चोई वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसका जो धागा होता है वो खिंच जाता है और उसके बेटे का दांत टूट जाता है। अब चोई बाहर जाता है, वहाँ उसकी माँ एक युआन नाम की लड़की से झगड़ा कर रही होती है क्योंकि उस लड़की ने इनके होटल के सामने अपना स्टॉल लगा लिया था। अब चोई आता है और अपनी माँ को अंदर लेके जाता है और इस लड़ाई को रुकवाता है, लेकिन फिर भी दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब वो किसी तरह से अपनी माँ को अंदर भेजता है और उनके जाने के बाद चोई युआन के साथ बातें करने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल युआन उसी आदमी की बेटी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में अपना दम तोड़ते हुए देखा था, और जिस इंसान ने उसे अपनी बेटी का ख्याल रखने को कहा था वो कोई और नहीं बल्कि चोई ही था। अब अगले सीन में हम कुछ वेदर ऑफिसर को देखते हैं जिसमें से एक किम नाम का आदमी अपने साथियों को बताता है कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बार भूकंप और सुनामी के महसूस किया गया है। ये एक बड़े डिज़ास्टर आने का संकेत हो सकता है, लेकिन उसकी ये बात कोई भी नहीं मानता क्योंकि उसके पास अपनी बातों को प्रूफ करने का कोई सबूत नहीं होता। इसी बीच वहाँ उसकी वाइफ आती है, लेकिन असल में वो उसके साथ नहीं रहती। अब थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि किम की एक बेटी भी है, लेकिन वो अपने डैड के साथ नहीं बल्कि अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और उसे तो ये भी नहीं पता होता कि ये उसके डैड है, क्योंकि किम की वाइफ ने उसे हमेशा से उसके डैड से दूर रखा था। अब ये देखकर किम और ज़्यादा टूट जाता है और बहुत ही उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लड़कियों को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ 3 लड़के आते हैं जो उन्हें अपनी याट में आने के लिए इनवाइट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम चोई के दोस्त और उसके बेटे को देखते हैं। चोई का बेटा एक भिखारी के गेटअप में था, दरअसल ये उसका दोस्त का आइडिया होता है और ये वो पहली बार नहीं बल्कि काफ़ी बार कर चुका है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि अपना खर्चा पानी निकाल सके और कुछ पैसे कमा सके। और इधर दोस्तों, वो लड़कियां जो लड़कों के साथ गई थी वो यार्ड पे एंजॉय कर रही होती हैं और तभी एक लड़की बाहर आके स्मोक करने लगती है, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा समुंदर में गिर जाती है। लेकिन उस टाइम उसकी किस्मत अच्छी होती है, वहाँ एक रेस्क्यू ऑफिसर होता है जो हियोंग था और ये कोई और नहीं बल्कि चोई का छोटा भाई होता है। वो उसे बचाने के लिए नीचे पानी में कूदता है, लेकिन वो लड़की समझती है कि ये उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, इसलिए हियोंग को उसको मजबूरन वहीं बेहोश करना पड़ता है और ऊपर बोट पे ले आके उससे CPR देता है जिससे कि वो होश में आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफिसर किम को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि समुंदर में एक और भूकंप आया है। अब ये देखकर उन्हें और ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि आगे कुछ भी हो सकता है। अब चोई वहाँ से सीधा घर आता है, लेकिन वो वहाँ एक बूढ़े आदमी को देखता है जिसे देखते ही वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। दरअसल दोस्तों, ये आदमी वही है जिसने कुछ सालों पहले चोई और उसके साथियों को महासागर में जाने को कहा था और ये भी बताया था कि उस दिन कोई तूफान नहीं आएगा, लेकिन उसकी ये बात गलत निकली जिस वजह से चोई ने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया और यही वजह है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हियोंग को देखते हैं जो उस लड़की के साथ डिनर कर रहा होता है जिसकी उसने जान बचाई थी। दरअसल वो लड़की हियोंग को लाइक करती थी, उसके साथ डेट पे जाना चाहती थी और इसीलिए उसने ये सब ड्रामा किया था। इसके बाद दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इधर हम चोई को देखते हैं जो कि अपने घर में सो रहा था, लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है और वो उठता है और इनो ढूंढने लगता है, लेकिन इनो उठाने की बजाय वो एक शैम्पू का पाउच उठा लेता है और उसे पी जाता है और इसके बाद उसकी हालत ख़राब होना चालू हो जाती है। उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और देखते ही देखते उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है
उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लेकिन झाग की तादाद अब बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अब इधर से सीन कट होता और हम किम की बेटी को देखते हैं जो कि खो गई थी, लेकिन उसे हियोंग ने रेस्क्यू कर लिया था और वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। और जब ये बात उसकी मॉम को पता चलती है तो वो बेहद घबरा जाती हैं और फ़ौरन अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती हैं, लेकिन वो तो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, इसलिए वो किम को फ़ोन लगाती है और उसे इस बारे में बताती है। वो अपना सारा काम छोड़कर पुलिस स्टेशन जाके उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है, जिसे कुछ पल ही बाद वो उसे मिल जाती है, लेकिन वो उसे ये भी नहीं बता सकता था कि वो उसका डैड है। लेकिन यहाँ पे किम को थोड़ा टाइम मिल जाता है अपनी बेटी से बातें करने का, जिसे उसे काफ़ी खुशी मिलती है। और इसी बीच वहाँ किम की वाइफ ली आ जाती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। किम उसे डांटने लगता है कि तुम हमारी बेटी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो, लेकिन ली कहती है कि तुम इसके सिर्फ मुंह भोले बाप हो और मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो, और जब ये पैदा हुई थी तब तुम कहाँ थे। अब ये सब सुनकर किम को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, पर ये सब उसकी बेटी सुन लेती है। इसके बाद हम हियोंग को उसी लड़की के साथ देखते हैं जिसका नाम होता है मिन। वो उसे कहता है कि वो आजकल काफ़ी बिजी है, इसलिए उसे टाइम नहीं दे पा रहा है, लेकिन मिन उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए वो वहीं पर तेज तेज चिल्लाने लगती है और ड्रामा करने लगती है और कहती है कि इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है, अब ये मुझे छोड़कर जा रहा है। वो हियोंग के पीछे ही पड़ गई थी दोस्तों, और ये सुनकर सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं। अब हियोंग उसकी ये हरकत देख के बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में ये सब एक झूठ होता है। और इधर अगले सीन में हम चोई को युआन के साथ देखते हैं, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वो उसकी तारीफ करे जा रहा था ताकि वो बहुत ही खूबसूरत है। दरअसल चोई उसे पसंद करने लग गया था, लेकिन वो उसे ये बात कभी कह नहीं सका, क्योंकि उसके अंदर कुछ था जो कि उसे ये सब करने से रोक रहा था। अब यहाँ पर हमें एक पास की बात पता चलती है। जब युआन के डैड की मौत हुई थी तो उस टाइम उसके पास सिर्फ चो ही मौजूद था, और जब सारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था तो चोई ने एक रस्सी को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से एक बॉक्स युआन के डैड के ऊपर गिर गया था और वो वहीं फंस के मारे गए थे, और ये बात उसे हमेशा से गिल्ट फील करवा रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और इसी बीच हम देखते हैं कि समुंदर के सारे जीव बाहर आ रहे थे। ये तभी होता है जब कोई बहुत ही बड़ी आपदा आने वाली होती है, क्योंकि जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है कि डिजास्टर आने वाला है। और यहाँ पर वेदर ऑफिस में हम देखते हैं कि किम के साथ ही उसे बताता है कि समुंदर में सुनामी आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और तभी एक और भूकंप का झटका महसूस किया जाता है समुंदर में, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। किम फौरन अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि शहर में छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं और जल्दी एक 50 मीटर की सुनामी आ सकती है। उसका सीनियर कहता है कि ठीक है, हमें सभी को वार्निंग देना चाहिए, लेकिन किम उसे समझाता है कि अब वार्निंग देने का टाइम नहीं आया है, कुछ ही देर में ये सुनामी हम तक पहुंच सकती है और हमें सभी लोगों को इवैक्यूएट करना होगा। अब अगले सीन में हम युआन को उसकी डैड की कब्र पर देखते हैं। वो रोते हुए बोलती है कि डैड, मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ, आप प्लीज़ वापस आ जाइए। उसके जाने के बाद चोई खुद को अब रोक नहीं पाता और अपने सबसे अच्छे दोस्त के आगे झुक जाता है और बोलता है कि दोस्त, मुझे माफ़ कर देना, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था, और वहीं पर रोने लगता है। अब घर आने के बाद चोई बहुत ही गिल्ट में रहता है। वो ये सोच रहा था कि वो युआन को प्रपोज कर दे, वरना क्या पता कोई और उसे ले जाएगा, इसलिए वो उसके लिए एक सरप्राइज प्लान करता है, और जैसे ही रात में पटाखे फूटते हैं, सेलिब्रेशन होती है, वो उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनना चाहोगी। यहाँ पर दोस्तों युआन उसे कहती है कि मैं तुम्हें इसका जवाब कल दूंगी। दरअसल युआन भी उसे पसंद करती थी, क्योंकि वो उसके साथ हमेशा खुश रहती थी, लेकिन उसका साथ थोड़ी मस्ती करना चाहती थी, और वो भी एक बढ़िया सा उसके लिए सरप्राइज प्लान करना चाहती थी। अब उस लाइटनिंग और पटाखे को देखकर पूरे शहर के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन ये उनकी खुशी की आखिरी रात होती है। इसके बाद हम किम के दोस्त को देखते हैं, जिसकी माँ उसे समझा रही थी कि तुम्हें इंटरव्यू में जाना चाहिए, एक कंपनी है जो तुम्हें महीने के $2000 दे रही है। लेकिन किम का दोस्त अपनी माँ पर ही गुस्सा होने लगता है और कहता है कि माँ, मैं जॉब करूंगा और मेरे पास एक जूते भी नहीं है वहाँ जाने के लिए। तो उसकी माँ कहती है कि अगर मैं तुम्हें जूते ला के दूँ तो क्या तुम जॉब पर जाओगे। इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से वो गुस्से में निकल जाता है। अब अगले सीन में किम का वही दोस्त जिसका नाम डोंग है, जो अभी अपनी माँ से लड़कर आया है, वो गलती से युआन को ये बता देता है कि उसकी डैड का मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चोई खुद है। अब ये सुन के मानो युआन पूरी तरह से टूट जाती है और वो चोई का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। और इधर चोई समझ जाता है कि ज़रूर किसी ने उसे ये बात बता दी है, और तभी डोंग उसके पास आता है और कहता है कि युआन तुमसे मिलने नहीं आएगी। और ये सुनकर चोई उसे मारना शुरू कर देता है और उसे पता चल चुका था कि ये हरकत इसी की है। लेकिन उसी समय वो दोनों देखते हैं कि एक पंछी आके उनकी कार से टकरा जाती
जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और इसी बीच हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में पंछियाँ समुंदर से ज़मीन की तरफ आ रही थी, यानी कि अब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। इधर हम युआन को देखते हैं जो एक बोट में बैठी होती है। वो अपने डैड के मौत का जिम्मेदार चोई को मान चुकी थी, इस वजह से वो उसकी दी हुई रिंग पानी में फेंक देती है और उदास होकर अकेले बोट पर बैठी रहती है। और इधर किम अपने बॉस को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि हमें जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से निकालना होगा वरना सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि अगर हमें सारे लोगों को निकाल दिया और बाद में भूकंप नहीं आया तो इसके पैसे कौन देगा, इसमें पता है ना तुम्हें कितना खर्च आएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं जिसका फ़ोन हियोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उसने उसके साथ प्रेग्नेंट वाली बदतमीज़ी की थी। यानी कि कहानी के अब सारे किरदार अलग अलग हो गए हैं और उनके बीच में दूरियां आ गई है। अब इसके बाद जो सीन आता है वो शायद आपके रोंगटे खड़ी कर देगा। पूरा कोरिया शायद थर्राने लगता है और पहाड़ टूटने लगते हैं। अब किम के बॉस के पास एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है कि सर 100 मीटर ऊंची सुनामी के सिग्नल मिले हैं हमें। अब जाके उसके बॉस को समझ आता है कि किम जो भी कह रहा था वो सही था, वो सच था। लेकिन अब दोस्तों बहुत ही देर हो चुकी है। अगले सीन में हम बीच को देखते हैं जहाँ पर सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इतनी तेज़ भूकंप आता है जिससे सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उनकी मुसीबत ख़त्म नहीं होती। सारे लोग देखते हैं कि समुंदर में एक बहुत ही विशाल लहर उनकी तरफ आ रही है और ये देखकर पूरे बीच में भगदड़ मच जाती है। और इधर हम देखते हैं कि डॉन की माँ उसे फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम्हारे शूज़ का क्या साइज़ है। आपको याद होगा कि उसने कहा था कि उसके पास जूते नहीं है, इसलिए उसकी माँ उसके लिए जूते खरीद रही थी। लेकिन डोंग उन्हें यह बोलकर फ़ोन काट देता है कि वो अभी बिजी है। और यहाँ पर दोस्तों उसकी माँ को नहीं पता था कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सुनामी आने वाली है। और इधर हम चोई को देखते हैं जिसके बाद युआन आती है। चोई उससे कहता है कि मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था, लेकिन इसके आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी सुनामी आने का सायरन बज जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और यहाँ में एक आदमी को देखते हैं जिसकी बेटी उस बीच में फंस जाती है और उसके डैड अपनी बेटी को रोते हुए आवाज़ लगाते हैं। वो देखता है कि इतनी भीड़ में उसकी बेटी दबी हुई है, वो फ़ौरन उसके बीच से आता है और उसे छुपा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम चोई की माँ और उसके बेटे और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि ब्रिज पे फंसे हुए थे। उसकी माँ इतनी बड़ी लहर को देख के पूरी तरह से दंग हो जाती है। अब डोंग उन्हें लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो सभी लोग उस लहर में बह जाते हैं। पूरे शहर में पानी घुस चुका था और बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे होते हैं, उन्हीं में से चोई और युआन भी होते हैं। और इधर हम चोई के दोस्त डोंग को देखते हैं जो कि अभी भी ब्रिज पर जिंदा बचा हुआ था, लेकिन अब उसके साथ जो होने वाला था शायद वो उसकी जान ले ले। लेकिन तभी वहाँ पर एक कंटेनर शिप आके अटक चुका था और थोड़ी देर बाद उस पर रखे कंटेनर गिरना चालू हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डोंग यहाँ भी सरवाइव कर जाता है। इधर एक तरफ हम चोई और युआन को देखते हैं जो कि एक खंबे के सहारे रुके हुए थे, लेकिन तभी युआन देखती है कि कुछ वायर्स पानी को टच कर रहे हैं और उसमें करंट पास हो रहा है। ये देख के वो दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो वायर्स पानी में गिर जाती है और देखते ही देखते पानी में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी लोग तड़प कर मर जाते हैं। वही हियोंग अपनी गर्लफ्रेंड मिन को बचाने के लिए उसी समुद्र में जाता है और उसे ऊपर हेलीकॉप्टर लेके आता है। लेकिन उसे बचाने के बाद उससे पता चलता है कि मिन का एक दोस्त अभी भी नीचे छूट गया है, जिसे लेने वो वापस उतरता है और उसे लेके ऊपर आता है। लेकिन ऊपर आते ही हम देखते हैं कि रस्सी पे भार ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूटने लगती है। और यहाँ पर दोस्तों अब कोई एक ही ऊपर जा सकता है, तो हियोंग अपनी ड्यूटी को आगे रखता है और नीचे कूदने का फैसला करता है। मिन उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और रस्सी छोड़ देता है और अपना सैक्रिफाइस देकर दूसरे की जान बचाता है। और इधर हम किम की बेटी को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में फंसी हुई थी। किम और उसकी वाइफ दोनों उसे बचाने जाते हैं। किम अपनी बेटी को बचा लेता है, लेकिन उसकी वाइफ उसी बिल्डिंग की लिफ्ट में फंस जाती है और वहाँ धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है। और अब ली को पता चल चुका था कि उसकी जान नहीं बचेगी। वो अपनी बेटी से आखिरी बार बात करती है और उसे सच्चाई बताती है कि जो आदमी उसके साथ खड़ा हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड है। और ये सुनकर उसकी बेटी रोने लगती है और अब ली की जान जाने वाली थी, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। एक आदमी लिफ्ट का दरवाज़ा खोल देता है और ली बाहर आ जाती है, उसकी जान बच जाती है। इधर हम चोई के अंकल को देखते हैं जो उसी के साथ होते हैं। वहाँ पर एक बॉक्स आता है जो उन्हें टक्कर मार देता है, जिस वजह से उनका हाथ छूट जाता है और वो भी लहर में बह जाते हैं। चोई उन्हें चिल्लाते हुए बुलाता है, लेकिन जिसको जाना होता है वो तो चला जाता है। दोस्तों ब्रिज पर चोई का दोस्त डोंग अलग ही मूड में था। वो इतने बड़े ऑयल शिप के नीचे बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और लाइटर जला के वहीं छोड़ देता है, जिसके बाद पूरे शिप में आग लग जाती है। लेकिन इस बंदे की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है
और वो इस बार भी बच जाता है। अब बाद हम किम को देखते हैं और जो अपनी बेटी और वाइफ के साथ छत पर मौजूद था। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू कर रहा था, लेकिन एक हेलीकॉप्टर इतने सारे लोगों को बचा नहीं सकता। इसलिए किम और ली अपनी जान के बदले अपनी बेटी को बचाने का फैसला करते हैं। अब ये सीन देखकर आपको आइडिया हो गया होगा माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो अपनी जान भी दे सकते हैं। और फाइनली वो दोनों अपनी बेटी को बचा लेते हैं और एक दूसरे से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और गले लग जाते हैं, जिसके बाद दोनों अपनी मौत का इंतज़ार करने लगते हैं। और उनसे कुछ ही दूरी पर उनकी बेटी जो उन्हें देखकर रो रही थी, वो पहली बार अपने डैड को बुलाती है और उन्हें बचाना चाहती है। लेकिन दोस्तों उसके डैड को आज जाना ही होगा। यहाँ एक बड़ी सी लहर आती है जो कि एक ही पल में सारे लोगों को अपने साथ बहा के ले जाती है। और अगले सीन में हमें कोरिया शहर को दिखाया जाता है जो कि एक समय में इतना बिजी हुआ करता था, लेकिन आज हर तरफ बस तबाही का मंजर है। सुनामी के जाने के बाद हमें कुछ बचे हुए लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें मिन की माँ, उसके बेटे और उसका दोस्त भी होते हैं। यानी कि इन लोगों की जान बच गई थी। अब सारे बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था और थोड़ी दिन बाद जिन लोगों ने इस तबाही में अपनी जान गंवा दी, उन्हें नम आंखों से याद किया जाता है और उन्हें एक ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। हम मिन को भी देखते हैं जो हियोंग को याद करके रो रही थी। अब सभी रेस्क्यू ऑफिसर को याद किया जाता है जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। और इसके बाद अगले सीन में हम डोंग को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर डोंग अपनी माँ की तस्वीर लेके बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसकी माँ उसके लिए जूते लेने गई थी, लेकिन वो सुनामी से बच नहीं पाई। अब डोंग को एहसास होता है कि अपने पास माँ ना होना कैसा लगता है। वो उनकी तस्वीर को गले से लगाकर रोने लगता है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। वहीं हम मिन की मॉम को देखते हैं जो सब लड़ाइयों को भुलाकर युआन को अपनी बहू बना लेती है। तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और धीरे धीरे समय बीत जाता है और सारे लोग इकट्ठा होकर अपने शहर को फिर से ठीक करने में लग जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके लिए ये शहर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।